हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। जैसा कि हम जानते हैं यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 10th में इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलअप। इस बार यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए, जैसे एग्जाम को ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया। सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम एक सिंगल डे पर रखा गया। इस बार नेट एग्जाम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को भी नेट एग्जाम में इंक्लूड कर दिया गया। ड्यू टू दीज मेजर चेंजेस, स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी रिगार्डिंग देयर न्यू एग्जाम पैटर्न, न्यू सिलेबस एंड देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एनटीए ने जून 2024 एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी चीजें डिटेल्ड में एक्सप्लेन की है। सो इन टुडेज वीडियो आई विल ट्राई टू समराइज दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर यू, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। अगर आप इस बार यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो एक बार इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर पढ़ लें। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 20 अप्रैल। 10th May इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलअप। एग्जाम की जो डेट है वो पहले 16 जून थी, लेकिन ये डेट यूपीएससी आरजेएस दूसरे एग्जाम के साथ क्लैश हो रहा था, इसलिए इस डेट को चेंज करके अब 18 जून कर दिया गया है। एग्जाम का जो डेट्स है, दिस इज अ सिंगल डेट 18 जून। ड्यूरेशन एज इट इज है पहले की तरह 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड देयर इज नो ब्रेक बिटवीन 2 पेपर्स। कंटिन्यूअसली आपको 3 घंटे बैठना है और दोनों ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दोनों ही पेपर आपको एक साथ दे दिए जाएंगे और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पहले पेपर 1 कर लो, पहले पेपर 2 कर लो, मिक्सअप करके कर लो। वो टोटल आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग टाइम कैटेगराइज भी नहीं किया गया है। यूनिफाइडली आपको 3 घंटे का समय मिलता है दोनों ही पेपर को करने के लिए। टाइम ऑफ द एग्जाम, एग्जाम सिटी सेंटर, डेट, ये सब कुछ भी अभी नहीं बताया गया है। वो टाइम टू टाइम आपको इन सब चीजों से रिलेटेड अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। फर्दर एनटीए ने ये कहा है कि ये जो फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही होगा। इसमें ऑफलाइन का कोई भी सिस्टम नहीं है। आपको एनटीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और पेमेंट भी आपने ऑनलाइन ही करनी है। उसके बाद इसमें एक चीज ये कहा गया है कि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर से जरूर फिलअप करना है और वो सही और करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको अपडेट्स है, जो भी नोटिफिकेशंस है, वो आपको आपके ईमेल्स पर या फिर जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है उस पर ही मिलती रहेंगी। जैसे कि जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है, एडमिट कार्ड कब है, एग्जाम की डेट्स है, टाइमिंग्स क्या है, उससे रिलेटेड सभी अपडेट आपको आपके ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पर मिलती जाएगी। फर्दर एनटीए ने ये संदेश एप्लीकेशन जारी किया है कि संदेश एप्लीकेशन जो है एज अ सेकेंडरी चैनल आप यूज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर इस संदेश एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें भी आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी रिगार्डिंग ऑल एग्जाम्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी इस संदेश एप्लीकेशन पर। ठीक है। उसके बाद एनटीए जो हमारा मेन चेंज हुआ है हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में, वो है ये 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। यूजीसी नेट में पहले सिर्फ 2 ही कैटेगरीज थी, फॉर जीआरएफ एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन अब इसमें 3 कैटेगरीज हो गई हैं, फॉर जीआरएफ, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी, एंड थर्ड कैटेगरी इज ओनली पीएचडी। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है उस इन कैटेगरीज में से चूज कर सकते हैं। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो ये 3 कैटेगरी रहेगी और आपको बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जेआरएफ के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है दैट इज मिनिमम एज इज 30 ईयर, रिलैक्सेशन वगैरह अगर हम ऐड कर दें तो प्लस 5 इयर्स मैक्सिमम। जैसे अगर आप वुमेन है, ओबीसी वगैरह है तो 5 इयर्स उसमें मिल जाती है। अगर आपने एलएलएम कंप्लीट कर रखा है तो 3 ईयर उसमें मिल जाती है रिलैक्सेशन 3 इयर्स एज की। तो इन एनी केस सभी रिलैक्सेशन को मिला करके मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन फॉर जीआरएफ कैटेगरी दिया गया है। तो मैक्सिमम 35 एज तक ही आप जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैटेगरी 1 में एलिजिबल हो। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो आप ऑटोमेटिकली कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो।
सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक करना ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एनटीए जो है इससे रिलेटेड कोई भी चीजें एंटरटेन नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। और आपने जो पेमेंट भरी है, एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिलअप कर दिया है और आपने पेमेंट कर दी है, तो वो पेमेंट आपको रिफंड भी नहीं होगा। इसलिए एक सभी चीजों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है और खुद ही ये चीज चेक करनी है कि आप एग्जाम के लिए उन कैटेगरीज के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज फॉर जीआरएफ। तो जीआरएफ जो है वो सभी चीजों का मास्टर है। जीआरएफ जैसे ही आप अगर जीआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो आप ऑटोमेटिकली तीनों ही कैटेगरीज में क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आपने जीआरएफ किया है तो आप रिसर्च कैटेगरी में जा सकते हैं। सेकंड, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है। थर्ड, ऑटोमेटिकली आप पीएचडी एडमिशन में भी इंटरव्यू के बेसिस पर जा सकते हैं। तो जीआरएफ में आपको तीनों चीजें मिल रही है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया आपको चेक करना है अपनी एज वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फॉर एपी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अगर आपने सिर्फ इस कैटेगरी को चूज किया है, दैट इज फॉर कैटेगरी 2, अगर आप कैटेगरी 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि अगर आपका मार्क्स अच्छा आता भी, आपका कट ऑफ जो है वो सही आ रहा है, जीआरएफ की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप रिसर्च के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो कैटेगरी में वो पोर्शन जीआरएफ वाला चीज जो कैटेगरी है वो आपने चूज ही नहीं किया। ठीक है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिसर्च फेलोशिप, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। सेकेंडली, आप किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इज ओनली फॉर पीएचडी। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन चाहिए, तो आप इस थर्ड कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। सिंपली आप सिर्फ 1 ईयर के लिए आपके पास ये डिग्री रहेगी। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। दिस इज यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। ये नेशनल लेवल पर हो रहा है, एनईटी है ना, नेट आप क्वालिफाई कर रहे हो, यानी आप पूरे इंडिया में कहीं भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम 1 ईयर तक नहीं देना होगा और आप सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर अपनी पीएचडी को परस्यू कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली, और आप अच्छे से अपनी क्राइटेरिया को पढ़ के इन कैटेगरीज में से चूज करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जीआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको तीनों ही चीजें मिल जाती है। जब आप कैटेगरी 2 या 3 के लिए है तो इसमें जो चीजें हमने बताया कि आप जिसके लिए भर रहे हो और क्वालिफाई होते हो, आपको वही चीज मिलेगी। जो इंटरव्यू का वेटेज है पीएचडी के लिए, दैट विल बी 70 + 30, यानी कि 70% वेटेज दिया जाएगा आपके नेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको, और 30% वेटेज दिया जाएगा आपके परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू पे। ठीक है ना, अगर आप कैटेगरी 2 और 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अब हम आते हैं टाइम पर कि ये वैलिड कितने टाइम के लिए। अगर आप कैटेगरी 2 और 3 में अप्लाई करो, अगर आपने जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं किया है, यू आर अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर पीएचडी, तो इसके लिए जो वैलिडिटी है दैट इज ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट निकलने के बाद उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर, 1 साल तक की ही रहेगी। The result of NET will be declared in percentile। जो नेट का एग्जाम है वो परसेंटाइल में, साथ ही साथ मार्क्स भी उसमें लिखे रहेंगे, so that जब पीएचडी इंट्रेंस में आप जाओ तो उस मार्क्स के बेसिस पर आपको उसमें एडमिशन मिल जाए। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। तो ये OMR बेस्ड है। अच्छा, एक चीज और, सब्जेक्ट्स जो है वो अपेंडिक्स 2 है इसका, उसमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और कौन कौन से कहां पर ये कौन कौन से स्टेट में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसकी भी लिस्ट दी गई है। तो आप अपने सब्जेक्ट को और स्टेट को एक बार इन लिस्ट में चेक कर ले, अपेंडिक्स 2 में और अपेंडिक्स 7 में। नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ एग्जाम। पैटर्न ऑफ एग्जाम बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि हम पिछले टाइम से चलता आ रहा है। 50 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम पेपर 1, जिसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, और टोटल मार्क्स हो गया हमारा पेपर 1 का 100। नेक्स्ट पेपर 2 जो सब्जेक्ट वाइज होता है पेपर 2, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 200 मार्क्स का, इससे भी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स, एंड टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 3 आवर्स मिलेंगे, 180 मिनट्स विदाउट एनी ब्रेक। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, कोई ऑप्शन
चूजिंग ऑप्शंस नहीं मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और आपको पूरे 150 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करनी है। फर्दर यूजीसी नेट ने नया सिलेबस, न्यू सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं यूजीसी नेट लॉ की बात करूं तो लॉ के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एज इट इज जो प्रीवियस सिलेबस चलता आ रहा था वही सेम सिलेबस इसमें अपलोड किया गया है। तो लॉ के कैटेगरी में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सिलेबस से रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियो है वो चैनल पर आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर एक बार देख ले। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 2 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपको अपने लैंग्वेज को जो है वो सही से इसमें चूज करना है कि कौन से लैंग्वेज को आप चूज कर रहे हो, क्योंकि देखो पेपर आपको हो सकता है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो आप मार्किंग करोगे ना वो हिंदी में करोगे या इंग्लिश वाले कैटेगरी में करोगे। तो ये चीज आपको पहले से बता देनी होगी कि जो आप मार्किंग करोगे, आंसर लिखोगे OMR पर, जो आप गोला बनाओगे वो इंग्लिश वाले ऑप्शन पे बनाओगे या हिंदी वाले पे। अब ऐसा नहीं करना है कि कुछ जो क्वेश्चन कुछ आपने इंग्लिश में बनाया कुछ हिंदी में बनाया, ठीक है। जैसे इंग्लिश आपने मेन भरा, आपने इंग्लिश में आंसर करा, इंग्लिश वाले को सर्कल किया, इंग्लिश वाले को किया, लेकिन फिर उसका हिंदी समझने के लिए हो सकता है किसी क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आपने हिंदी वाले पोर्शन पे रीड किया और अपने हिंदी वाले एरिया में ही वहां पर उसको मार्क कर दिया, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो लैंग्वेज है वो पहले ही चूज कर लेनी है और जो मार्किंग है आपको उसी लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर करना है। क्लियर। फर्दर अगर किसी टाइप का ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें इंग्लिश वाले वर्जन को सही माना जाएगा, हिंदी वाले को नहीं, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन है, डाउट है हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में कुछ और लिखा है इंग्लिश में कुछ और लिखा है, तो आपको कौन से ऑप्शन को चूज करना है, तो आप इंग्लिश वाले को सही क्वेश्चन मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना आंसर देंगे। मार्किंग सिस्टम की बात करें तो 2 मार्क्स फॉर ईच, यानी जैसे हमने अभी पहले देखा कि 150 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फॉर ईच, टोटल 300 का हो गया हमारा पेपर। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव बात यूजीसी नेट एग्जाम की यही है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने आंसर रॉन्ग किया है तो सिर्फ वो रॉन्ग किया, इसमें आपको मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, अनआंसर्ड है, अनअटेम्प्टेड है, तो ऐसे में आपको उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, नो मार्क्स विल बी गिवन, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है, जो कि कई बार होता भी है, उसके ऑप्शंस गलत है या क्वेश्चन गलत है, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो उसमें 2 मार्क्स सबको मिलेंगे, लेकिन सब में कौन आते हैं, जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो रही थी तो आपने उसमें कुछ भी मार्क ही नहीं किया, तो ये चीज नहीं करनी है। इसमें लिखा जा रहा है क्लियरली कि बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट नीड टू चूज वन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर क्वेश्चन गलत भी है या फिर इसके ऑप्शंस में कुछ कंफ्यूजन है, गलत है, तो भी यू आर रिक्वेस्टेड कि आप कोई ना कोई एक आंसर जरूर मार्क करके आए, क्योंकि यूजीसी नेट आपको अटेम्प्टेड के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया है उनको ही 2 मार्क्स देगी, तो अपने फालतू के 2 मार्क्स क्यों गंवाना, ठीक है। इसलिए कोई इन एनी केस कुछ भी हो जाए, टोटल 150 क्वेश्चन को आपको मार्क करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आंसर आता है या नहीं आता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कई लगा लो या एजुकेशनल गेस लगा लो, जो आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है उसको चूज कर लो, हो सकता है वो सही हो जाए, ठीक है। तो इसलिए रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास होकर टोटल पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, जिससे रिलेटेड सबसे ज्यादा ये क्रूशियल मैटर है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और चेक करना है अपनी एलिजिबिलिटी कि आप नेट एग्जाम में एलिजिबल है या नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। और फर्दर वो जो 3 कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उन कैटेगरीज के लिए भी एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मास्टर डिग्री में आपके 55% होने चाहिए। सेकेंडली, अगर आप परस्यू कर रहे हैं मास्टर डिग्री में, यानी कि आप लास्ट सेमेस्टर्स में हैं या फाइनल ईयर में चल रहे हैं, जिनका रिजल्ट अवेटिंग है, यानी जिन्होंने मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लिया लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वो भी एलिजिबल है, लेकिन उनमें कंडीशन है, ठीक है। एक तो ये तो बिल्कुल सेफ क्राइटेरिया है कि आपने मास्टर्स क्लियर कर लिया है, आपके 55% है एग्जाम में, तो आप तीनों ही कैटेगरीज के लिए एलिजिबल है। बस इसमें एज वाली क्राइटेरिया को याद रखना है कि 35 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अदरवाइज अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है,
सिर्फ जीआरएफ के लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स, तो वो आपने चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहली एंड सेफ क्राइटेरिया है जो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, वो है मास्टर डिग्री में आपके 55% जो है वो होने चाहिए। उसके बाद जो परस्यू कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या इन्होंने लगा रखी है, दैट जब रिजल्ट आएगा तब आपका 55% आना चाहिए। यानी कि आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, आपने मास्टर्स का एग्जाम दे दिया, ठीक है, लेकिन आप एलिजिबल तो हो, आप अप्लाई तो कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, और सपोज आपने क्लियर कर भी लिया नेट, लेकिन जब आपका मास्टर्स का रिजल्ट आया तो वो 55% नहीं आया आपका टोटल मार्क्स, तो क्या होगा, तब आपको उस पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड है कि विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट आपको जो अपनी मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री वो कंप्लीट कर लेनी है। ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो ही जो आपकी डिग्री है वो वैलिड डिग्री मानी जाएगी, अदरवाइज उसको आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जीआरएफ और फ्रॉम द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो। क्लियर है, समझ में आ रही है बात कि आपने मास्टर डिग्री के आप फाइनल सेमेस्टर्स में हो और आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और आपने फर्स्ट कैटेगरी में सपोज आपने फिलअप किया था जिसमें जीआरएफ के लिए, ठीक है। तो अब जीआरएफ के लिए जो आपका अपॉइंटमेंट है वो प्रोविजनल होगा और कंडीशन ये है कि 2 ईयर के अंदर विद इन 2 ईयर नेट के रिजल्ट डिक्लेरेशन के 2 साल के अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है विद 55%। तो ये दोनों चीजें अगर फुलफिल होती है तभी आपकी जो डिग्री है नेट क्वालिफिकेशन जो है उसको वैलिड माना जाएगा। नहीं, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, यानी कि अगर आपका विद इन 2 ईयर मास्टर्स कंप्लीट नहीं होता है या फिर विद इन 2 ईयर जो है या फिर आपका जो मास्टर्स है वो 55% से क्लियर नहीं होता है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट, फर्दर इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने सिर्फ थर्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, आपने सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी के लिए ही अप्लाई किया है, तो उसमें आपकी जो मास्टर डिग्री है वो विद इन 1 ईयर हो जानी चाहिए फ्रॉम द नेट रिजल्ट। आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है, लॉ की मैं अगर बात करूं तो लॉ में आपने अपना एलएलबी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, लेकिन उसके लिए मास्टर्स तो होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड कैटेगरी की बात हो रही है कि अगर आप सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो मास्टर डिग्री है वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। तो आप या तो 1 ईयर का एलएलएम कर लो या फिर आप एलएलएम के लास्ट ईयर में हो तो आप इस पीएचडी वाले कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि मास्टर्स के बाद आपको पीएचडी में के एडमिशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक फायदा हो सकता है फॉर द थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट कि आप जो है अपने एलएलएम के लास्ट सेमेस्टर्स में अप्लाई कर दो, या फिर अगर आप 1 ईयर का एलएलएम कर रहे हो तो फिर आप अपने एलएलबी के एंड में ही नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करके डायरेक्टली विद इन 1 ईयर पीएचडी और नेट दोनों आपका साथ साथ में हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने अपनी एलएलएम कंप्लीट की आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन नहीं लोगे क्योंकि ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो आपका ये टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम आते हैं, अच्छा सब्जेक्ट चूज करने की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट जो है वो आपको वही चूज करना है नेट के एग्जाम में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है। अगर सेम सब्जेक्ट लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप उसका नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसको चूज कर सकते हैं फॉर नेट एग्जाम। यानी कि ग्रेजुएशन में आपका कोई भी रहा हो सब्जेक्ट, लेकिन मास्टर्स आपने जिस सब्जेक्ट से की है नेट आपको उसी सब्जेक्ट से देना है। फर्दर इसमें नई चीज ये वाली ऐड हुई है जो एलईपी के बाद आई, न्यू 4 ईयर कोर्स है ना, ये 4 ईयर कोर्स का प्रोविजन आया। तो इसको हम 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी हम सेम प्रोविजन समझेंगे कि 4 ईयर अगर डिग्री कोर्स आप कर रहे हो, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने किया है उसमें आपको मिनिमम 75% मार्क्स लाने हैं, तब आप नेट के लिए एलिजिबल होंगे। The candidates qualified in the net based on a 4-year undergraduate program will be eligible for the award of JRF and admission to PhD। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया प्रॉपर, है ना। तो इस डिफरेंस को समझेंगे कि अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के थ्रू नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, आपने मास्टर्स नहीं किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो फॉर जीआरएफ एंड पीएचडी ओनली। क्लियर? The candidates qualifying in the NET
based on a 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointment of assistant professor. फर्दर जो 4 ईयर में परस्यू कर रहे हैं, जैसे कि हमने एलएलएम में भी देखा कि जो परस्यू कर रहे हैं उनको 1 ईयर के अंदर या 2 ईयर के अंदर अपना जो एलएलएम का जो डिग्री है उसको कंप्लीट करना होगा। इसमें भी अलग से कैटेगरी बताई गई है कि अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर रहे हो और आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है और यू आर एलिजिबल फॉर जीआरएफ एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली। लेकिन इसमें भी क्या कैटेगरीज है कि विद इन 2 ईयर्स या फिर विद इन 1 ईयर आपको अदरवाइज आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप जो सेमेस्टर है उसमें 75% रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद नहीं लाते हो। तो सेम प्रोविजन एलएलएम वाला ही है कि अगर प्रोविजनल बेसिस पर यानी कि आप लास्ट सेमेस्टर में हो और आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया फॉर जीआरएफ एंड फॉर एडमिशन टू पीएचडी, लेकिन जब रिजल्ट आया तब आपका 75% नहीं आया है तो आपको जीआरएफ पोजीशन से या फिर पीएचडी एडमिशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। और सिमिलरिटीज में सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो इसमें आप जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट को आप जो है वो चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद है एग्जेम्पशन। तो जो जिन्होंने सेट दे रखा है, अब देखिए ये नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जिन्होंने सेट क्लियर किया हुआ है, स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन्होंने क्लियर कर रखा है वो अपने स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है आइदर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक है। लेकिन ये दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं क्योंकि आपने सेट क्लियर किया है, ये नेट है, ये नेशनल लेवल है। तो इसके लिए अगर आपको आपने यूपी से सेट क्लियर किया हुआ है और आप वेस्ट बंगाल में जाओगे फॉर पीएचडी एडमिशन तो ये वैलिड नहीं होगा। इसके लिए आपको नेट क्लियर कराना। तो सेट इज वैलिड फॉर स्टेट ओनली, लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो तो आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी जो है वो परस्यू कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन हमने बता दिया, जीआरएफ के लिए मैक्सिमम है 35 इयर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन के लिए नो अपर एज लिमिट। ठीक है। फर्दर फिर है हमारा रिजर्वेशन। हर कैटेगरीज में अलग अलग रिजर्वेशन है फॉर पीडब्ल्यूडी, फॉर ओबीसी, फॉर एसटी एसटीज। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसमें कंप्लीटली डिटेल में बताया गया है। वैसे जब आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको पोर्टल पर सभी चीजें क्लियरली दिख जाएगी। आपको ध्यान से फॉर्म को देखना है, रीड करना है और सभी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही फिलअप करना है। 2 बार 3 बार रीचेक करना है बिफोर फाइनल सबमिशन। स्टेट लिस्ट दी गई है, सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, इन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। जो फॉर्म है उसकी रेप्लिका भी इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है, तो फॉर्म भरने से पहले आप एक बार रेप्लिका को भी देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से क्या क्या डिटेल्स कहां पर भरनी है। ओके। और फॉर्म फिलअप करने के बाद में जो आपका पेमेंट रिसीट है वो और फिर जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप करने के बाद आता है उसका प्रिंट आउट, उसका पीडीएफ आप जरूर से जरूर सेव करके रखें। तो इस वीडियो आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी क्वेरीज जो है वो आपकी सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। एंड फॉर यूजीसी नेट लॉ प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लॉ गुरुकुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।